आज हमारे चिंतन का विषय है मैं और मेरा देश, एक रिश्ता निभाना है। रिश्ता बनाना कहते बड़ा सहज होता है, निभाना मुश्किल होता है। रिश्तों की कड़ी में हमारे बहुत से रिश्ते हैं। माँ बाप से हमारा प्रारंभ हुआ, भाई बहनों के संग हम खेले, जीवन साथी को चुना, संतान के साथ संबंध हुआ। इन पर हम चिंतन अक्सर करते हैं। इसी कड़ी में आज देश की बारी है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जननी व जन्मभूमि, मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, बढ़कर है, महान है। बहुत सुंदर शब्द है। जो मां का नहीं, जो मातृभूमि का नहीं, उस जीवन के बारे में क्या कहें। बड़े मुबारक हैं वो जन, बड़े सौभाग्यवान हैं वो जन जो अपनी मातृभूमि के साथ संबंध महसूस करते हैं। संबंधों की पहचान, हमारे रिश्तों की पहचान हमारी सोच से होती है। हमारे रिश्ते कैसे हैं, जैसी हमारी सोच है। हमारे व्यवहार कैसे हैं, उस संदर्भ में हमारे कर्म कैसे हैं, कार्य कैसे हैं, गतियां कैसी हैं। मेरा संबंध देश के साथ कैसा है, कितना हितकर है, कितना उसमें और स्कोप है आगे बढ़ने का, उसको सुंदर बनाने का। आइए इस विषय में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जिस रिश्ते की बात हम कर रहे हैं, जिससे रिश्ता जोड़ना है, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। हमारा देश भारतवर्ष, इसकी थोड़ी जानकारी हम सबको है, होनी भी चाहिए। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें, जियोग्राफिकली इट इज वंडरफुल। जो शर्म से टांगे इकट्ठी करके और ऐसे मां की तरह अपनी बाहें फैलाए खड़ी हो, अपने आंचल में सबको समाये हुए एक देवी की नुमा वो रूपरेखा रखती है। जब मैं भारत का चित्र देखता हूं, मैप देखता हूं, तो मुझे मां का एहसास होता है। 4.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। 4.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, बहुत दूर दूर तक सरहद फैली है। 29 राज्य हैं, 29 स्टेट्स, और केंद्र शासित प्रदेश यूटी, यूनियन टेरिटरीज 9 है। और लगभग 2018 में इसकी संख्या, जनसंख्या जो थी भारतवर्ष की, वो 135 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी का देश, इसमें पहाड़ भी हैं। सिर्फ पहाड़ नहीं, बहुत सुंदर और बहुत प्यारे पहाड़ हैं। बड़ी वैरायटी उन पहाड़ों में, एक जैसे पहाड़ नहीं है। किसी किसी मुल्क पे होंगे पहाड़, लेकिन एक जैसे होंगे। हमारे पास हर वैरायटी है। मिट्टी के पहाड़ भी हैं, रेतीले जैसे पहाड़ भी हैं, कंकर गोल गोल हैं, उनके साथ मिलके पहाड़ बने हुए हैं, चट्टानों वाले भी हैं, बहुत ऊंचे एकदम खड़ी चोटियां भी हैं, और वैली टाइप में ज्यादा एरिया मिलता है कई जगह। बिल्कुल रुण पहाड़ भी हैं, और कोई बहुत देवदार और बड़े सुंदर वृक्षों से आच्छादित पहाड़ भी हैं। पहाड़ों में बड़ी वैरायटी है। बहुत सुंदर मैदानी इलाका है जिसमें बहुत अच्छी खेती हो सकती है, और वहीं हमारे पास पठार भी हैं। रेतीली जमीन भी है, रेत ही रेत है, टिब्बे टिब्बे हैं रेत के, और बहुत सा एरिया ऐसा है जहां बर्फ ही बर्फ है। कोस्टल एरिया भी है, समुद्री तटीय एरिया, जहां नारियल के बहुत सुंदर पेड़ मिलते हैं। बहुत लंबी विस्तृत दरियानुमी प्यारी प्यारी नदियां भी हैं।
जो हार्ट लाइन का काम करती है। और 3 तरफ से हमें समुद्र ने घेरा हुआ है। बड़ी नेचुरल ब्यूटी है, जितना देखा जाए उतना कम। बहुत वैरायटी है, बहुत सुंदरता है। भौगोलिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से मेरी मातृभूमि बहुत सुंदर, बहुत प्यारी है। वनस्पति की दृष्टि से बहुत वैरायटी है, हजारों किस्म के पेड़ हैं। इतनी जड़ी बूटियां हैं जिससे आयुर्वेद की जो जड़ है, जो आधार है, वो जड़ी बूटियां हैं। कितनी खोज हुई है, कितनी शेष है, लेकिन बेशुमार बीमारियों की जड़, उनका सॉल्यूशन उन जड़ी बूटियों में छुपा हुआ है। मेडिसिनल वैल्यू के बहुत से प्लांट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर खुशबू वाले पेड़ हैं, जिनके पत्ते को रगड़ कर ऐसी खुशबू हाथों में बस जाती है। बहुत सुंदर फूल हैं, बहुत सुंदर वैरायटी हमारे पास है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, और हमारा राष्ट्रीय एनिमल पशु टाइगर, बाघ। उसकी शेरदिली, उसकी हिम्मत, उसका हौसला और मोर की सुंदरता। एक बार आप मोर को कभी जिंदगी में नाचते हुए देख लें तो शायद ही जिंदगी में कभी भूल पाएंगे उस नाच को, उसकी खुशी को। जहां भौतिक सुंदरता है, जहां वनस्पति है, जहां पशु संपदा है, वहां इस प्यारे से देश के अंदर मनुष्य, मानव, वो भी कई बहुत सुंदर हैं और बहुत सुंदर हमारा इतिहास भरा हुआ है। राम की भूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम, महावीर की भूमि, अहिंसा के दूत, जिसकी पूरे विश्व को जरूरत है। मर्यादाओं की जरूरत है, अहिंसा की जरूरत है, और वैराग्य की मूर्ति, राजा होकर भी त्यागी, राजपाट को अध्यात्म के लिए ठोकर मारने वाले महात्मा बुद्ध की भूमि है। मुझे कई बार बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसी भूमि में हमने जन्म लिया है, ऐसी मिट्टी में जन्म लिया है, जिस मिट्टी ने ऐसे महान पुरुषों को हमें दिया है। बहुत अच्छे साहित्यकार, कवि इस धरती ने दिए हैं, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, संत दादू, सहजोबाई, कितने नाम लिए जाएं, रैदास, मीराबाई, रहीम, रसखान, और कुछ समय पहले मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभद्रा कुमारी, कितने नाम हैं जिनको गिनाया जा सकता है। बहुत महान कवि हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, हरवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, वाल्मीकि। बहुत लंबी कड़ी है जिनको हम याद कर सकते हैं। बड़े महान सम्राट हुए हैं, राजा भरत, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा भोज, महान सम्राट अशोक। हर एक की अपनी एक कथा है। कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज को बेहतर दिशा देने के लिए लोगों ने जीवन दान दिए हैं। राजा राममोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया। विनोबा भावे, क्या सादगी और तपस्या का जीवन था। भूदान का कार्य चलाया, कोई आसान नहीं था। 1 इंच जमीन नहीं देता कोई, सैकड़ों बीघे जमीन लोगों ने उनके चरणों में रख दी। क्या व्यक्तित्व रहा होगा। ज्योतिबा फुले, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक महान इंसान, ढेरों घटनाएं भरी उनके जीवन की, जिन्होंने विधवाओं के लिए उनके विवाह को पुनः करने का रास्ता खोलने के लिए बहुत काम किया, शिक्षा के लिए बहुत काम किया।
स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने युवा शक्ति को जगाया, उनके सामर्थ्य को जगाया। आजकल बड़े मोटिवेशन स्पीकर सुनने में आते हैं, लेकिन उस जमाने में कितना स्वामी विवेकानंद ने मोटिवेट किया है, वैसा मोटिवेशन स्पीकर भी कोई मिलेगा। उनके वो शब्द, विदेश की धरती पर जाकर वो कहना, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक नया चिंतन दिया। हमारे देश की संस्कृति को बाहर जाकर बड़े फोर्सफुली रखा और लोगों का दिल जीता। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अंधविश्वासों के खिलाफ झंडा उठाया, मूर्ति पूजा के जो बिल्कुल अंधभक्त लोग थे उनको जगाया। बाबा आमटे, जिन्होंने कुछ रोगियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कुचले वर्ग के लिए, सो कॉल्ड अछूतों के लिए उद्धार करने का, उनकी भलाई का रास्ता खोलने का बीड़ा उठाया। इस देश को आजादी दिलाने के लिए कितने महान सपूतों ने अपने जीवन दान दे दिए। ऐसे शहीदों की बहुत लंबी कड़ी है, हम तो कुछ एक का नाम जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, आजाद। लेकिन हजारों युवा ऐसे हैं जिनके सेक्रीफाइस को, जिनके त्याग को कम नहीं आंका जा सकता। उन्हीं की मेहनतों से हमें ये देश आजाद मिला है। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने हमारा सिर ऊंचा किया है विश्व के अंदर। डॉक्टर सीवी रमन फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, होमी बाबा न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में, एपीजे कलाम, अब्दुल कलाम साहब एरोस्पेस साइंटिस्ट, मिसाइल मैन कहते थे उन्हें, एसएन बोस क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में, श्रीनिवास रामानुज मैथमेटिक्स के अंदर, जिनको बहुत सम्मान दिया जाता है। मैं पढ़ रहा था उनके जीवन के विषय में, कमाल है कुदरत में कैसा सिस्टम के बन जाता है, हालात ऐसे बन जाते हैं। मात्र 32 साल रहे इस दुनिया में, जस्ट 32 ईयर्स रामानुज, लेकिन अमर करके अपना नाम मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भारत का मस्तक ऊंचा किया। आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का ज्ञान दिया। इसके अलावा हमारी बड़ी रिच, बड़ी अमीर संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति कुछ वैल्यूज पर, कुछ गुणों पर आधारित है। बड़ा सिर गर्व से ऊंचा होता है जब हम गुणों पर ध्यान ले जाते हैं। दया, धर्म, सदाचार, त्याग, अहिंसा, ये वो वैल्यूज हैं जिन पर हमारी बुनियाद खड़ी है। हमारे देश की संस्कृति के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। अगर हम अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देंगे, आज भी स्वॉट एनालिसिस के बारे में कहा जाता है कि भाई एनालिसिस करो अपनी स्ट्रेंथ्स पर, अपनी वीकनेसेस पर। हमें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति की विशेषताओं पर, और हमें पता होना चाहिए कि हम कहां कमजोर पड़ रहे हैं। और जब रिश्ता हमारा उसके साथ है जिसकी जानकारी हम एकत्र कर रहे हैं, उस रिश्ते के आधार पर हमें उन कमियों को दूर करना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि हम उन कमियों को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, और गुणों को देखना चाहिए, विशेषताओं को देखना चाहिए कि हम विशेषताओं को बढ़ा रहे हैं या उनको घटा रहे हैं। यह आत्मचिंतन का, स्वनिरीक्षण का समय है। हमारी एक तो बहुत बड़ी विशेषता प्राचीन होने की है, प्राचीनतम सभ्यता है इस मुल्क की, एक कंटिन्यूटी है, वैल्यूज की, इतिहास की एक निरंतरता है। और एक बड़ा इसमें सुंदर पक्ष है, वो है लचीलापन, सहिष्णु है।
फ्लेक्सिबल है। आप किस गुरु को मानते हैं, किस शिक्षा को मानते हैं, किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं, क्या विचारधारा है। आप एक मूर्ति की पूजा करते हैं, अनेक मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, आप एक किसी चीज के उपासक हैं, ईश्वर को मानते हैं तब भी सही है, ईश्वर पे विश्वास नहीं है, प्रकृति को मानते हैं, नेचरवादी हैं तब भी ठीक है, आप कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं तब भी ठीक, सबको एक्सेप्शंस है। इसलिए विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न चिंतन, विभिन्न महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से चिंतन दिए हैं और बहुत इसको अमीर किया है, बहुत वैरायटी इसके अंदर संचार की। और ये गुण ना होता इस संस्कृति में, इस धरती के अंदर, तो कितने धर्म यहां पनपे हैं आकर, उभरे हैं आकर। ईसाई मत को देख लीजिए, मुस्लिम धर्म को देख लीजिए। ज्यादातर लोग जो भारतवासी थे उनमें से बहुत लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है और उनको स्वीकार कर लिया गया है। जैन धर्म पनपा, बुद्ध धर्म पनपा, सिख धर्म आया और बहुत से धर्म मत आए, और सब धर्म या देव धर्म जिसे कहें, वो लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है देवात्मा की, वो भी इसी धरती पर इस वातावरण में पनपा और बढ़ा, क्योंकि यहां लचीला वातावरण था और ग्रहणशीलता है। कहां कहां की दुनिया के लोग हमारे यहां नहीं आए, जो आए उसको हम एक्सेप्ट करते चले गए। पूरे विश्व से लोग आए, हर एक को सम्मान दिया, हर एक को वेलकम किया। एक ब्यूटी हमारे यहां और रही है, एक सुंदरता और रही है, वो है स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म, उसका बैलेंस। भौतिक तरक्की और अध्यात्म की तरक्की, नो दाई सेल्फ, दोनों तरफ बढ़ने की यहां के लोगों ने कोशिश की है। इसलिए मटेरियलिज्म में बेशक उतनी उन्नति नहीं की, उतना आगे नहीं बढ़े, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिज्म में बहुत कुछ इन्होंने खोजने की कोशिश की है। एक और बड़ी सुंदरता है जो पूरा विश्व इसकी तारीफ करता है, लोहा मानता है और जिसको बरकरार रखने की कोशिश है, कि हमारे यहां बहुत बोलियां हैं, बहुत रंग के लोग हैं, बड़ी भिन्नता के लोग हैं, रंग के विचार से, शक्ल के विचार से, जाति के विचार से, संप्रदाय के विचार से बहुत भिन्नता है, बड़ी वैरायटी। कहते हैं चंद कोस पर यहां पानी का टेस्ट भी बदल जाता है और इंसान की बोली बदल जाती है। इतनी विविधता को, इतने नृत्य हैं, इतने डांस टाइप हैं, इतनी भाषाओं में लोग व्यवहार करते हैं, इतने कल्चर हैं, इतनी संस्कृतियां अलग अलग किस्म की हैं लोकल, उन सबको समावेश करते हुए, सबका रिगार्ड करते हुए, सबको स्थान देते हुए ये देश, ये मुल्क, ये धरती हजारों साल से चली आ रही है, कार्य करती आ रही है और सबको स्वीकार करते हुए, सबकी इज्जत करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत है। इस देश को, इतनी इसकी वैरायटी को, इसकी भौगोलिक सुंदरता को, इसकी सुंदर वनस्पति को, इसके सुंदर पशु संपदा को और सबसे बढ़कर इसके सुंदर इतिहास को, जो महान जीवनों के कारण है, साहित्यकारों के कारण है, कवियों के कारण है, समाज सुधारकों के कारण है, चिंतकों के कारण है, त्यागियों के कारण है, जो महान वैज्ञानिकों के कारण है, जो महान समाज सुधारकों के कारण है, इस सारे स्वर्णिम इतिहास को और इन सब लोगों की कंट्रीब्यूशंस को समाये हुए सुंदर देश को अगर मैं प्यारा देश कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं समझता हूं हम सब इस बात से सहमत हैं कि एक देश नहीं है, ये बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर देश है। क्या हमें ये अपना लगता है? प्रश्न ये है। देश है, सही बात है, पूरा वर्ल्ड मानता है देश है, इंडिया लिखा आता है, भारत है,
लेकिन क्या हमें प्यारा लगता है? पहली बात। और ये प्यारा देश क्या हमें हमारा लगता है, अपना लगता है? जहां अपनापन होता है, जहां संबंध होता है, जहां रिश्ता होता है, वहां एक अलग एहसास होता है। रिश्ते का एहसास की जो पहली पहचान है वो ये है कि हम जिससे रिश्ता होता है उसके दुख में दुखी, उसके कष्ट में दुखी, उसके विनाश, उसकी हानि में अपनी हानि और उसके विकास में अपना विकास अनुभव करते हैं। तो हम आत्मचिंतन करें, हम देखें कि क्या हमें देश की हानि में, देश के नुकसान में अपना नुकसान दिखाई देता है? क्या देश के विकास में हमें अपना विकास दिखाई देता है? उसके लाभ में लाभ और हानि में हानि दिखती है तो निश्चित रूप से हम संबंध महसूस करते हैं। बड़े मुबारक हैं जो इस संबंध को महसूस करते हैं। तो अपने इस रिश्ते को हम कैसे निभाएं, चिंतन का विषय यह है। इस पहलू में हमारे मार्गदर्शक, हमारे मेंटर परम पूजनीय भगवान श्री एस.एन. अग्निहोत्री जी, जिनका आध्यात्मिक नाम देवात्मा है, उन्होंने एक राह दिखाई है। उस प्यारे देश को कितना अपना समझते थे, उसके लिए क्या करना चाहते थे। देखिए वो भाव, क्या वो महसूस करते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है। उन्हें एक गीत के रूप में उन फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को हमारे समक्ष रखा है। एक भजन से लाभ उठाते हैं, फिर इस चिंतन को आगे बढ़ाएं। भारत हमारा देश है, हित उसका निश्चय चाहेंगे। भारत हमारा देश है, हित उसका निश्चय चाहेंगे। और उसके हित के कारण कुछ न कुछ कर जाएंगे। और उसके हित के कारण कुछ न कुछ कर जाएंगे। भारत की दुखप्रद अवनति पर क्यों न अश्रु बहाएंगे। भारत की दुखप्रद अवनति पर क्यों न अश्रु बहाएंगे। उसके मिटाने के लिए हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। उसके मिटाने के लिए हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। भारत हमारा देश है, हित उसका निश्चय चाहेंगे। भारत हमारी मातृभूमि, उसका ऋण हम पर बहुत। भारत हमारी मातृभूमि, उसका ऋण हम पर बहुत। उसके शोधन के लिए हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। उसके शोधन के लिए हम
कुछ न कुछ कर जाएंगे। भारत हमारा देश है हित उसका निश्चय चाहेंगे। धर्म विद्या और धन से उन्नति भारत की हो। धर्म विद्या और धन से उन्नति भारत की हो। इस उन्नति के मार्ग में हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। इस उन्नति के मार्ग में हम कुछ न कुछ कर जाएंगे। भारत हमारा देश है हित उसका निश्चय चाहेंगे। और उसके हित के कारण कुछ न कुछ कर जाएंगे। भारत हमारा देश है हित उसका निश्चय चाहेंगे। किसी बहुत अच्छे विचारशील ने बहुत अच्छी चीज कही है। प्रश्न ये नहीं है कि देश ने मेरे लिए क्या किया है, प्रश्न ये है, मैं तो ये टच कर रही थी लाइन हृदय को, तो कैसी कैसी लाइन लोग निकाल के लाते हैं। कहते हैं प्रश्न ये नहीं है कि देश ने मेरे लिए क्या किया है, प्रश्न ये है कि मैंने देश के लिए क्या किया। रिश्ते को सुंदरता देने के लिए, किसी रिश्ते को धर्ममूलक बनाने के लिए, उसे अपने आत्मा के भले के लिए, उस रिश्ते को लगाने के लिए कि मेरे लिए आत्मबलवर्धक हो, ये प्रश्न बहुत जरूरी है कि उस रिश्ते में मैंने क्या पाया है। इससे कहीं अधिक जरूरी है कि मैंने क्या किया है। सच्चाई यह है कि देश से हमने पाया ही पाया है। मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा दादी, नाना नानी, मेरी सारी पीढ़ियां जिनको मैं ठीक से नाम भी नहीं जानता, मैं पूरा इतिहास जो मेरी पीढ़ियों का है वो इस धरती में पैदा हुए और इसी की मिट्टी में समा गए। ये मेरा शरीर इसी धरती से पैदा हुआ है और एक दिन इसी मिट्टी में समा जाएगा। प्रश्न ये है कि मैंने जिंदगी में किया क्या, मैंने कहां तक रिश्ता निभाया। मेरा मेरे देश के साथ संबंध अटूट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं इस रिश्ते को कितना ठीक निभा पा रहा हूं। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ करने की जरूरत अवश्य है। देवात्मा यही फरमा रहे हैं, यही हमें लाइन दे रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि एक संकल्प लो कि ऐसे नहीं जाएंगे, मिट्टी में पैदा हुए मिट्टी में ऐसे नहीं समा जाएंगे, कुछ ना कुछ कर जाएंगे। क्या कर सकते हैं हम? हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, हर नागरिक कुछ ना कुछ कर रहा है, सब एक्शन में है, सब कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, रिश्ता वो उतना ज्यादा निभा रहा है जितना वो पॉजिटिव कर रहा है, सही कर रहा है। देश की मिट्टी का कर्ज तब चुकता है, ये ऋण तब ऋण होता है जब मैं इसके विकास में, इसकी उन्नति में मददगार बनता।
और देश की तरक्की, किसी मुल्क की तरक्की होती काहे से? आमतौर पर सरकारें आती हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी नेता हो, वो सबसे पहले धन की बात करता है, पैसा जनरेट हो, मनी जनरेट हो, कि उनका स्कोप वहीं तक होता है कि लोगों से किसी रूप में टैक्स इकट्ठा करें, फिर उनको योजनाएं देके उनको इंप्लीमेंट करें। जो उसको बेहतर रख सकता है उसको लोग फिर चुन लेते हैं। लेकिन यही काफी नहीं है, धन भी आवश्यक है, लेकिन धन के साथ साथ विद्या की बहुत जरूरत है, एजुकेशन की बहुत जरूरत है। इसलिए अगर कोई धन कमाता है और धन से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है या लोगों को काम देता है, देश के लिए धन खर्च करता है, विदेशों में एक्सपोर्ट करता है कोई चीज, या यही जनरेट करता है, सिस्टम में जो गतिविधियां हैं धन की, आर्थिक, उनको सुचारू करने में मददगार बनता है, दैट्स द कंट्रीब्यूशन। वो भी सेवा है, देश की सेवा है। कोई विद्या के क्षेत्र में, एजुकेशन में हेल्प करता है, मदद करता है, उसको बढ़ावा देता है, साक्षरता को बढ़ाता है, उसके द्वारा फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वो भी एक सेवा है। लेकिन हम सेवा को भी कई बार अपने लिए हानिकारक बना लेते हैं। हम धन एकत्र करते हैं, धन कमाते हैं, धन के लिए लोगों को जोड़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन जितना उनका हिस्सा है एम्प्लॉइज का, वर्कर्स का, किसानों का, जो हमारे सिस्टम में लोग हैं, उसमें हम चीटिंग करते हैं, अगर अपना हिस्सा अधिक रखते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो एक तरफ अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, दूसरे आत्मा का बल भी घटा रहे हैं। तो हमें करना यह है कि धन के साथ धर्म को जोड़ना है। धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है, कर्मकांड नहीं है। धर्म का अर्थ कर्तव्य का बोध है, धर्म का अर्थ करेक्टर है, अच्छी सोच है, उच्च भाव है। अच्छी सोच से धन कमाएंगे, अच्छी सोच से धन खर्च करेंगे, हालात बनाएंगे, तो एक अलग किस्म की होलिस्टिक तरक्की होगी। मुल्क की तरक्की धन से होगी, लेकिन धर्म जुड़ जाएगा तो अलग किस्म की तरक्की होगी। विद्या में भी करप्शन ले आते हैं हम। हमारी खासियत है, हम किसी चीज को भी कितना अच्छी से अच्छी चीज को बेकार कर सकते हैं। इंसान की दिमाग की इसी कलाबाजी है कि अगर वो सही दिशा में ना चल रहा हो, अच्छे भाव के अधीन ना हो। इसलिए कहते हैं कि दिमाग अच्छा होना ही काफी नहीं है, अच्छे हृदय के हाथ में अगर दिमाग होगा, दिमाग एक ऐसा औजार है, अगर दिल अच्छा होगा तो वो औजार बहुत अच्छा काम करेगा, और दिल अच्छा नहीं है तो औजार का मिसयूज होगा। इसलिए विद्या का बढ़ाव करना, उससे उन्नत करना ही काफी नहीं, विद्या के साथ भी करेक्टर की जरूरत है, धर्म की जरूरत है, अच्छे भाव, अच्छी सोच की जरूरत है। नहीं तो वहां भी करप्शन ले आएगा, नकली डिग्रियां बेचेगा, कुछ और करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत लंबी लड़ी है वो भी अपने आप में। इसलिए भजन में भी आया, देवात्मा ने बहुत क्लियर किया, हमें गाइडलाइन दी है, धर्म, विद्या और धन से ऑर्डर है वहां पर। पहले धर्म, फिर विद्या, फिर धन। जब तक देशवासियों का करेक्टर ऊंचा नहीं होगा, सोच अच्छी नहीं होगी। यहां आत्मचिंतन का विषय भी है कि इतनी महान संस्कृति, इतनी प्राचीन संस्कृति, इतनी रिच इनहेरिटेंस होते हुए भी हम सैकड़ों सालों तक गुलाम क्यों रहे? हम तितर बितर क्यों हो गए, बट क्यों गए? बंटता वो होता है जो कमजोर होता है। तो हम कमजोर थे ना, तभी गुलाम हुए, तभी लोग हमें जीतते चले गए, हमें हराते चले गए। हमारी हार का कारण क्या था? हम क्यों हारे? हम क्यों बटे? हम क्यों गुलाम रहे? क्यों पिटे? क्यों छिते? कहीं ना कहीं हमारे अंदर हरास हुआ है करेक्टर का। इतिहास गौरवशाली था, महान जीवन पैदा हुए, महान व्यक्तित्व आए, तो सब सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्वार्थ में गए,
मेरी मैं पहले देश बाद में, मैं पहले पड़ोसी बाद में, मैं पहले जिला, स्टेट, देश भाड़ में। अगर ये मैं ना होता तो मिलावट नहीं आती, ये मैं का चक्कर ना होता, सेल्फ आगे ना होता, तो हम अपने से विरोधी जो पक्ष के लोग थे, राजा थे, महाराजा थे, उनकी काट ना करवाते, एंट्री ना करवाते दुश्मनों के, आ जाओ भाई ये रास्ता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, फिर मुझे ये दे देना। हम लालच में आ गए क्योंकि हम स्वार्थी थे। हमारे इतिहास में हमारी फूट डालने वाले आए, और क्योंकि उन्हें हमारी कमजोरी देखी, इनको फोड़ा जा सकता है, इनको आपस में भिड़ाया जा सकता है, ये ईर्ष्यापरायण है, चिढ़ते हैं दूसरे की तरक्की से, ये हमारी कमजोरियां हैं। शायद किसी अच्छी इंटेंशन से कामों को भेदा गया होगा, अलग अलग किया गया होगा कि पढ़ाने का काम करें, इनको ब्राह्मण कहा जाए, ये शूरवीर हैं, इनकी हड्डी मसली मजबूत है, हिम्मत कर सकते हैं, हथियार चला सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, इनको क्षत्रिय कहा जाए, इनका दिमाग बिजनेस में चलता है, अच्छा व्यापार अच्छा करते हैं, इनको वैश्य कहा जाए, और बाकी जो कार्य हैं और सेवा के बहुत से कार्य होते हैं उनको कह दिया शूद्र कह दिया, लेकिन हमने उनको छोटे बना दिया। और फिर वो सारी उम्र के लिए पकड़ के बैठ गए हम, और उसके आधार पर हम बढ़ते चले गए, जातियों बढ़ गए, फिर उपजातियों बढ़ गए, फिर गोत्रों में बढ़ गए, फिर उसमें भी श्रेष्ठ हो गए। यहां भी संतोष नहीं किया कि ब्राह्मणों के शांति पड़ जाती, अलग अलग उसमें ब्राह्मण है, फिर उसमें भी कोई निचले स्तर का है, निम्न स्तर का, कुछ स्तर का, कोई मध्यम स्तर का, बनियों में भी ऐसे, क्षत्रियों में भी ऐसे। हमने रिश्ते तोड़ दिए, उठना बैठना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, तो ऐसे बटे हुए को तो पीटना आसान होता है भाई, कोई पीट देगा। इसलिए जिन कमजोरियों से हम पिटे हैं उनसे हमें उठने की जरूरत है। अगर हमसे कोई पूछे देशभक्ति क्या है, भाई हर एक देशवासी को, सिटीजन को इंसान समझना, पहले वो इंडियन है, पहले वो भारतीय है, फिर वो कुछ है। हम तो पहले पूछने ही बैठ जाते हैं कई बार कि कहां से हो, रीजन क्या है, फिर नाम बता दे कि मेरा नाम संदीप कुमार है, अब कुमार से पता ही चलता, तो हम इस खोज में पड़ जाते हैं कि इसकी जाति क्या है, फिर इसका गोत्र क्या है, ताकि हम उससे रिश्ता उस ढंग से जोड़ सकें, उसको हे दृष्टि से या अच्छी दृष्टि से देख सकें, अपनापन जोड़ सके उससे। हमारा आधार करेक्टर नहीं है, हमारा आधार अगर उच्च चरित्र नहीं है, तो हमारी देशभक्ति कमजोर है। ये आत्मचिंतन का विषय, और हम इस लेवल पे आ गए हैं तो मुबारक। लेकिन कई बार देखता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे पदों पर बड़े विद्वान लोग इस स्तर पर नहीं पहुंच पाते, ये हमारी कमजोरी है। इतना रिच इनहेरिटेंस होते हुए, इतना अच्छा इतिहास होते हुए, इतनी सुंदरता ली हुई प्यारा देश, इन छोटी छोटी बातों में कमजोर पड़ जाता है। जब धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ण ये चीजें हमें आकर बांटने का काम कर देती हैं, तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। हम अपना जब परिचय देते हैं, मैं पंजाबी हूं, मैं बिहारी हूं, मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं गुजराती हूं, यहां से ना शुरू करते हैं, अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, बड़े मुबारक हैं वो इंसान जो अपना परिचय सबसे पहले भारतीय देते हैं। कि मेरा रिश्ता मेरे देश से पहले है, मेरा राज्य बाद में है, मेरा गांव, मेरा स्थान बाद में, पहले मेरा देश है, हम सब एक हैं। ये स्पिरिट बहुत जरूरी है। और जो इस देश की एकता के लिए मैं तो बहुत सम्मान देता हूं आर्मी को, सेना को, जहां पर एक पाठ पढ़ाया जाता है। अगर सेना ऐसे करने लगे कि बढ़ जाए धर्म पे, जाति पे, वर्ण पर, और फिर वो प्रोटेक्शन दे किसी एरिया को, तो सोचिए देश का क्या हाल होगा। मैं प्रणाम करता हूं उस अंदाज को, उनकी सोच को जो वहां विकसित की जाती है कि हम भारत के लिए, भारत देश के लिए, भारत की भूमि के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए वहां पर धर्म के नाम पर भी जब
संप्रदाय विशेष की कोई आराधना होती है, पूजा होती है, तो सब पास पास ही होता है। मैंने अक्सर देखा, आपने देखा हो कभी आर्मी एरिया में जाइए, वहां गुरु ग्रंथ साहब भी होगा, अलग अलग धर्मों के ग्रंथ होंगे, तो वहां कोई ऐसा हायरार्की नहीं है, ऐसी डिसरिस्पेक्ट नहीं किसी चीज के लिए। वो देश के लिए लड़ते हैं। किसी जाति, किसी धर्म, किसी राज्य का नौजवान आता है, वो सेक्रीफाइस करता है, वो अपने धर्म के लिए, अपनी जाति, अपने राज्य के लिए नहीं करता, वो इस मुल्क के लिए करता है। तो ऐसे सुंदर हृदयों को, जो देश के साथ संबंध, रिश्ता महसूस करते हैं, जब उनकी अर्थी आती है तो देश के झंडे में लिपट कर आती है। और जब मैं उनके बच्चों को देखता हूं, कई बार वो कि उनसे पूछो तुमने क्या बनना है, वो भी कहते हैं मुझे आर्मी का अफसर बनना है, पापा की तरह बनना है, छोटा बच्चा भी कहते हैं। तो ऐसी भावना जो रखते हैं देश के लिए, जो एक यूनिवर्सल सोच, बड़ी सोच को लेकर चलते हैं, ऐसी फौज के लिए, ऐसे उनके जज्बे के लिए हमें सम्मान देने की जरूरत है, इज्जत देने की जरूरत है। अपने बच्चों को इज्जत देने की प्रेरणा करने की जरूरत है। हमें कहीं फौजी मिले, कहीं पुलिस वाले मिले, कहीं डॉक्टर मिले, कोरोना पीरियड में जो इन्होंने रोल निभाया है, स्वास्थ्य कर्मी मिले, तो बच्चों को संस्कारित करने की जरूरत है। इनका सम्मान करो, इनको रिगार्ड दो, इनको सल्यूट करो। और अपने जीवन में हमें बड़े मौके मिलते हैं। देशभक्ति क्या है? बहुत मौके मिलते हैं जब हमें डिसीजन लेना होता है कि इसमें मेरी हानि और लाभ है। लेकिन बड़ी सोच से देखने वाली चीज है कि अगर मेरा देश का लाभ है, मेरी कंट्री की इसमें इज्जत है, मैं कहीं हूं, चाहे अपने मुल्क में हूं, चाहे विदेश की धरती पे हूं, मुझे अपने देश की इज्जत, उसका गौरव पहले, कंट्री फर्स्ट। अगर मैं अपने देश के साथ, हम में से कोई भी अपने देश के साथ संबंध बोध करता है, तो उसके हृदय में, उसके दिमाग में, उसके चिंतन में एक चीज घूमती रहेगी, कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। निजी लाभ से अधिक देश का लाभ। चारों जगत हैं, भौतिक जगत है, वनस्पति जगत है, पशु जगत है और मनुष्य जगत है। देश कोई किताब नहीं है, कोई कुर्सी मेज नहीं है, मैं टच कर लूं, उसकी सेवा कर दूं तो देश की सेवा होगी। देश के जो अलग अलग रूप हैं, देश बटा हुआ है, भौतिक चीजें हैं देश के अंदर, बहुत कुछ वनस्पति है देश के अंदर, पशु संपदा है देश के अंदर, और मानव है इसके। मैं जिस पक्ष में भी देश के किसी कॉर्नर में अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी सकारात्मकता से, अपनी अच्छी सोच से, अपने अच्छे कार्यों से, अपने अच्छे जीवन से अगर मैं कुछ बूंद डालता हूं, एक बहुत विद्वान प्रोफेसर हुए हैं, उनका व्हाट इज द वेरी पर्पस ऑफ लाइफ, उन्होंने कहा कि मुख्य लक्ष्य क्या है जीवन का। उन्होंने डेल्टा टी और डेल्टा एक्स, ये मैथमेटिक्स की टर्म है, छोटी सी। डेल्टा मतलब बहुत छोटा, डेल्टा टी मींस टाइम, डेल्टा टी बहुत छोटा समय, और डेल्टा एक्स बहुत छोटा एरिया। अगर मैं इस संसार में आया हूं तो डेल्टा टी टाइम के लिए आया हूं, बहुत थोड़ा टाइम के लिए आया। जो हम 60, 70, 80 साल जीते हैं तो बहुत लंबा स्पैन नहीं है। वो कहते हैं कि जब हम आए तो इस पॉइंट पर आए और एक एक्स पॉइंट पर आए, और डेल्टा एक्स के बाद हम इस संसार को छोड़ गए। वो स्पैन कितना था? डेल्टा टी। देश की, समाज की व्यवस्था जो थी हमारे चारों तरफ, वो किसी एक स्तर पर थी, अज्ञानता को लेकर, उनके अध्यात्म के स्तर को लेकर, उनकी वैल्यूज को लेकर। जब हम इस संसार में, हमने देखा दुनिया का एक लेवल है। मैंने अपने जीवन के स्पैन के डेल्टा टी टाइम में उस लेवल को नीचे गिराया, नेगेटिविटी को बढ़ाया, या अपनी प्रेजेंस से कुछ थोड़ा सा, हम देखिए बहुत चेंज नहीं ला सकते। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आई कैन मेक ए वंडर, दुनिया पलट दूंगा मैं। ये पलटने वाले होते हैं कुछ भाई, बस कैसे पलटते हैं हमें नहीं पता,
लेकिन हमारा रोल बहुत छोटा सा है, हम उतना रोल तो निभाएं और वो रोल पॉजिटिव साइड में निभाएं कि उस स्तर को, जो अज्ञानता का स्तर है, जो नेगेटिविटी का स्तर है, उसको अपने जीवन काल में हम थोड़ा सा घटाएं और उसकी पॉजिटिविटी के स्तर को, उसकी नैतिकता के स्तर को, उसके आर्थिक स्तर को, उसके मानसिक स्तर को देश के, और सबसे बढ़कर उसके आध्यात्मिक स्तर को, उसके वैल्यूज के स्तर को, नैतिकता के स्तर को थोड़ा सा बढ़ाएं। दिस रोल वी आर टू प्ले। और चारों जगतों की सेवा के द्वारा हम इस संसार के अंदर, अपने देश के अंदर उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। मैं आज के इस दिन उन सब शख्सियतों को, उन सब महानुभावों को जो इस धरती में हजारों की संख्या में अभी भी है, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए उनके आगे लेट कर प्रणाम करता हूं, उनको जी आया कहता हूं, नमस्कार करता हूं, उनको धन धन कहता हूं, उनके माता पिता को धन धन कहता हूं कि उन्हें ऐसी संतानों को जन्म दिया है जो इस भारत माता का मस्तक ऊंचा करने में लगे हुए हैं। उनका कोई नाम भी शायद नहीं जानता, बहुत कम को लोग सरफेस पे देख पाते हैं, लेकिन इस देश को उभारने में, इस देश को संवारने में, इसका मस्तक ऊंचा करने में जो लगे हुए हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उनका शुभ चाहता हूं। कितने साइंसदान, कितने इंजीनियर्स, कितने बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स इस देश की भौतिक सुंदरता को बढ़ाने में, इसको विकास करने में, और ईमानदारी के साथ, करप्शन के साथ नहीं, नेक नियति के साथ इसकी बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। सैकड़ों ऐसे युवा हैं, नौजवान हैं, अपनी घर गृहस्थी को देखते हुए, परिवार को देखते हुए इस देश के अंदर पेड़ लगे, वनस्पति बढ़े, प्लांट किंगडम इनरिच हो, ताकि ऑक्सीजन मिले देशवासियों को, इस देश के अंदर बारिश अच्छी से हो सके, वर्षा का संबंध है पौधों के साथ। बड़ा अपने आप में चैप्टर है कि वनस्पति के क्या लाभ हैं, जो उसके लिए लगे हुए हैं लोग, कितनी बड़ी संख्या में लोग करते हैं। कोई 51 लाख का लक्ष्य लिए हुए है, किसी ने पूरा पूरा क्षेत्र ही चमका दिया। असम के क्षेत्र में एक इंटीरियर में एक आदमी ने हजारों पेड़, लाखों पेड़ लगा दिए, एक गरीब आदमी ने क्या सुंदर रूप दे दिया। कितने गांव की हिस्ट्री निकल कर आती है, क्या वहां से क्या कर दिया लोगों ने, बेटरमेंट कर दिया। वही डेल्टा टी टाइम में मिट्टी में पैदा हुए थे, मिट्टी में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अपनी बारी में कुछ कर गए, कुछ बेहतर बना गए, धरती माँ का जो ऋण था उसको उतार गए। ऐसे सब ऋण उतार सकने वालों के चरणों में नमन, उनकी दीर्घायु की कामना। अगर वो परलोक में है तो उनके परलोक के अच्छे जीवन के लिए कामना, उनका शुभ हो। विद्या के द्वारा लोगों ने थोड़ा, आजकल वो संख्या कम हुई है, लेकिन अभी भी लोग हैं, थोड़ा बिजनेस इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपनी जमीनें दान में दी, सैकड़ों बीघे दान में दिए कि यहां कन्याओं का स्कूल खुले, बच्चों के लिए स्कूल खुले, फ्री एजुकेशन हो। अभी भी कितने कितने शहरों में एक नौजवान, एक युवा गरीब बच्चों की, अनाथ बच्चों के लिए, उनके लिए शिक्षा सुलभ करने के लिए, उनके लिए कपड़े, उनकी ड्रेस, उनकी बुक्स काम करते हैं। किसी को क्या पड़ी, किसी के लिए सोचे, कहीं ना कहीं वो देशभक्ति का नजारा पेश कर रहे हैं। मैं ऐसे सब युवाओं को, ऐसे सब कार्यकर्ताओं को जो विद्या के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, नेक नीति से कुछ कर रहे हैं, उनको आज के दिन नमन करता हूं। हम सब कुछ ना कुछ अवश्य कर सकते हैं। मैं समझता हूं अगर हम देश को साफ ही रख लें, अभी तो यही अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। लोगों को पता ही नहीं होता कि गलत कर रहे हैं। धीरे धीरे तरक्की हो रही है, बड़ी खुशी की बात है कि बहुत बेहतरी आई है। पिछले चंद सालों में देखते देखते ही हमारे स्टेशन के ऊपर और जगह मैंने देखा है, बड़ा मन खुश हुआ है। कई जगह जाके मैंने स्टेशन मास्टर्स को जाके मुबारकबाद दी है। मैं हैरान हो गया कि स्टेशन इतना गंदा, इतना साफ हो गया। कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस जागी है, कहीं ना कहीं देश के लिए प्रेम जागा है,
जो हमारा देश के साथ रिश्ता है वो हमने महसूस किया है, इसको और महसूस करने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं जा रहा था तो एक व्यक्ति ने, इन दिनों में भी जब बड़ा खतरा है कोरोना का फैला हुआ, मेरे सामने सामने बैठे हुए वरांडे में बाहर 3 बार थूक दिया। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने हाथ बांधे, मैं कहा भाई ये अच्छा दृश्य नहीं है, आप ऐसे थूक रहे हैं। उसने भी हाथ जोड़ दिए, कहते साहब अगली बार ख्याल रखूंगा। तो हाथ बांधकर विनम्रता से हम टोक सकते हैं, हम प्रेरणा दे सकते हैं, हम समझा सकते हैं। सभी नहीं समझेंगे, मान सकता हूं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो समझ सकते हैं, जो समझ सकते हैं उनको समझाया जा सकता है। लोगों को सफाई के बोध नहीं है, तरतीब के बोध नहीं है, खाने की सेंसेस नहीं है। बहुत कुछ इस देश में सुधार करने वाला है। सिविक सेंस की बहुत बड़ी कमी है। पर्सनल हाइजीन फिर भी है, निजी रूप से फिर भी थोड़ा लोग साफ रह लेते हैं, लेकिन आसपास गंदगी फैला देने का, उसको सार्वजनिक जगह को खराब कर देने का कई बार बहुत दुखदायी दृश्य होता है। उसमें बेहतरी आ रही है, उसमें और बेहतरी की जरूरत है, हम वहां कार्य कर सकते हैं। बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा देकर, अच्छी अच्छी बातें सिखाकर, जो कच्चे घड़े हैं उनको देश के प्रति प्रेम जगाकर, ये भी देशभक्ति है। अगर मैं देश के बच्चों के अंदर देश के साथ प्यार पैदा करता हूं, देश की अपनी जो हमारा इतिहास है उसको बताता हूं, उस इतिहास में पॉजिटिविटी के साथ जोड़ता हूं और जो कमी है उससे दूर करने की प्रेरणा करता हूं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं बताता हूं, ये भी देश की सेवा है। मैं धन के द्वारा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता हूं, अपने लिए मार्जिन अपना कम रखता हूं, ईमानदारी से चलता हूं, ज्यादा मार्जिन दूसरों को बेनिफिट देता हूं, गरीबों की सोचता हूं, उनके लिए हेल्पफुल होता हूं, वो भी एक सेवा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं। इंसानों के अंदर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। सैकड़ों की संख्या में बेघर लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, मेंटली रिटार्डेड लोग हैं। हमारे यहाँ कई संस्थाएं हैं जिनसे हमारा संपर्क भी हो पाया इन दिनों में। हमने देखा कि कैसे एक एक शख्स, किसी किसी तो अपने माँ बाप नहीं संभाले जा रहे, अपना भाई नहीं संभाला जा रहा, लेकिन एक एक शख्स 500, 600 व्यक्तियों को रोटी दे रहा है, छत दे रहा है, जिनका दुनिया में कोई नहीं है, सड़कों पर पड़े हैं, हाल बेहाल हैं, उनको गोदी में उठाकर ले आता है और अपना एक घर बसाता है और एक आश्रय बसाता है। कोई उसका प्रभासरा नाम देता है, कोई उसको गुरुकुल नाम कुछ भी दे दिया उसने, लेकिन दिल बहुत बड़ा किया तूने भाई। चाहे वही सरदार हरि सिंह जी हो पदमपुर में, चाहे कुराली चंडीगढ़ के पास प्रभासरा हो, चाहे रवि कालरा जी हो गुरुकुल में, ये चंद नाम है जिनके हम संपर्क में आए हैं। लेकिन ऐसे सैकड़ों हमारे बहुत प्यारे देशवासी हैं जो इस माता ने, इस धरती माँ ने पैदा किए हैं, जो अपनी माँ की, अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं। बहुत प्यारा देश है, लेकिन हम ये महसूस कर सके कि ये प्यारा देश किसी और का नहीं, हमारा है, मेरा। कौन क्या कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है, मैं इस देश के लिए क्या कर रहा हूं वो मेरी जिम्मेदारी। 16 त्योहारों की कड़ी देने वाले देवात्मा को मैं नमन करता हूं। मैं शायद इस विषय में कभी चिंतन ना करता और उनकी शिक्षा से ना जुड़ता। उन्होंने 16 त्योहारों की कड़ी दी है, उस कड़ी में चिंतन का विषय है स्वदेश यज्ञ, अपने देश के संबंध में चिंतन, उसके साथ संबंध पर चिंतन, उस रिश्ते को देखना कि उस रिश्ते को हमने कितनी बखूबी, कितनी सुंदरता से निभाया है। एक अच्छा नागरिक बनकर, एक अपने कर्तव्यों को समझते हुए, देश की सरकार, देश के प्रबंध, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलकर जो इंस्ट्रक्शन दी जाए, जो डिसिप्लिन हो, चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे आपदा के समय कोई डायरेक्शंस हो, उनको पूरा करके, और धर्म, विद्या और धन में किसी प्रकार सहयोगी बनकर, और भौतिक, वनस्पति, पशु और मनुष्य जगत, चारों जगतों के लिए सेवाकारी बनकर, और मनुष्य जगत में चाहे उनकी शारीरिक सेवा कर लो जो दिखती आसानी है, लेकिन जो सबसे मुश्किल सेवा है वो आत्मिक सेवा है। उनकी घृणा को दूर करना, उनके स्वार्थ को दूर करना, उनके अहम को दूर करना, उनकी नीचताओं को, उनकी कमियों को दिखाना, उससे उनको उभारना, उनके अंदर उच्च गुणों को, श्रेष्ठ गुणों को विकसित करना, उनको आला बनाना, ये महाकठिन काम परम पूज्य भगवान ने अपने हाथ में लिया है। मैं भगवान के श्री चरणों में भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसा मुश्किल काम जो आपने लिया है, इस महाकठिन काम में अपनी आहुति देना
अपनी बूंद डालना भी बहुत बड़ी देशभक्ति है, बहुत बड़ी देश सेवा है। तो जिस जिस रूप में हमारा समर्थ है, हमारी काबिलियत है, अपनी योग्यताओं को, अपनी स्ट्रेंथ्स को हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं। हम कुछ ना कुछ अवश्य कर सकते हैं इस प्यारे मुल्क के लिए, इस प्यारे से देश के लिए जो हमारा अपना है। मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर सकूं, कुछ दे के जा सकूं, कुछ इस ऋण को उतार सकूं। आपके अंदर जो योग्यताएं हैं, आपके अंदर जो काबिलियत है, अपने धन से, अपने तन की सेवा से, अपने मन की सेवा से, अपनी मंगल कामनाओं से इस देश को उभारने का, इस देश को आगे ले जाने का, इसका मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा करने का कार्य हम सब मिलकर कर सके। बोलिए इस प्यारे से देश का, मेरी मातृभूमि का, बोलिए शुभ हो, शुभ हो।